नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों को मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज टॉपिक लाया हूँ इलेक्ट्रिशियन का। जो पीछे वाला टॉपिक बचा है उसको क्लियर करने हम जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे वर्कशॉप में सावधानी क्या रखनी है, सुरक्षा क्या रखनी है और हमें ट्रेड के बारे में जानकारी। उसके साथ साथ हमने पढ़े थे सूचनात्मक चिन्ह। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आग कौन कौन से प्रकार की होती है, कैसे आग लगती है। देखो, आग में आप लोग समझें कि जो ये आग है 3 चीज़ों से लगती है और इस 3 चीज़ों से कौन कौन से लगती है वह भी समझने का पूरा प्रयास करें। यानी एक तो अपने पास ऊष्मा, एक अपने पास ईंधन, एक अपने पास O2। ये तीनों चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों से क्या लगती है, आग लगती है। मैं आपको बोलूं कि यह जब मान लो ऊष्मा है, ईंधन है, O2 है, तो 100% आग लगेगी। और वहाँ उसी क्षेत्र पर आपको इसको आग बुझाने के लिए हमें सिलेंडर की आवश्यकता होती है। वे कौन कौन से सिलेंडर हमें आग के प्रकार में पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि आप इस किसी भी यंत्र पर आग लगी हुई है या कोई कचरे पर आग लगी हुई है वहाँ पर आप O2 कंट्रोल कर रहे हो तो उस विधि को हम कहते हैं स्मूथिंग। इस विधि को कहते हैं स्मूथिंग। जैसे देखो, आपको एग्जाम में यहाँ पूछा जाएगा ऐसे कि आपके जैसे कंबल, मान लो कंबल से, या आपने बालू की बाल्टियों से, या आपने किसी के माध्यम से आपने आग बुझी है, इस विधि को हम बोलेंगे स्मूथिंग। कैसे करेंगे ऐसी विधि, आपको कैसे पता चलेगी सर ये स्मूथिंग विधि हुई, कैसे हुई। देखो, आपके मान लो कि ये पूरा कचरा है। अब कचरे के ऊपर आपने क्या किया, ऊपर डाल दी बालू की रेत डाल दी, भाई जो गाँव में होती है बालू रेत। अब देखो, ये रेत डाली तो ये विधि में क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कट गई, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई रुकी। और ऑक्सीजन सप्लाई, मैंने कहा जब ऑक्सीजन सप्लाई जो रोकी जाती है उस विधि को हम कहते हैं स्मूथिंग। और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। अब देखो, जहां पर भी हमें ईंधन के माध्यम से ईंधन को रोककर हमें किसी आग को बुझी जाए। जैसे मान लो कचरा जल रहा है, वहाँ कचरा कम हो जाएगा तो वहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उस विधि को हम बोलेंगे आग रुक जाएगी, और रुक जाएगी उस विधि को बोलेंगे स्टॉर्मिंग। क्या बोलेंगे, स्टॉर्मिंग। अब देखो, ये कुछ नाम हैं और उसे जब आपको अच्छी तरह से याद रखना है और वहाँ पर अच्छी तरह से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। यहाँ अगला है कि जहाँ पर आपको ये, हाँ देखो यहाँ पर बेटा हो जाएगी, देखो यहाँ पर जहाँ पर ऊष्मा को रोक करके जाएगी वह होगी कूलिंग। देखो, जहाँ पर भी हमारी ऊष्मा है, ऊष्मा को हम कम करने के लिए उस विधि को, जब ऊष्मा को कम करेंगे तो क्या डालेंगे, पानी डालेंगे वहाँ ऊष्मा कम हो जाएगी और उस विधि को हम बोलेंगे कूलिंग। जहाँ O2 को कम करना है वहाँ रेत सप्लाई को O2, यानी जैसे मान लो कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में आग लगी है, वहाँ O2 यानी रोकोगे कैसे, बाल्टी डालोगे तो वहाँ O2 मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा उस विधि को हम बोलेंगे स्मूथिंग। और जहाँ पर ईंधन है, जहाँ पर कचरा है, वहाँ उसकी मात्रा कम हो जाएगी, वह अपने कम वहाँ पड़ गए, उसको बोले स्टॉर्मिंग विधि। ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है, यहाँ से आपके 100% एक सवाल टपकेगा, आप याद रख लेना। देखो, फिर आता है आग के प्रकार। आग के प्रकार में सबसे पहले मैं आपको बोलूं तो आप ढंग से इस चीज़ को समझ लें
मैं कहता हूँ कि ए श्रेणी की आग, देखो यहाँ लिख दूंगा, फिर मैं लिख दूंगा बी श्रेणी की आग। मैं पहले लिख देता हूँ उसकी, है ना, कौन कौन सी आती है। देखो ए श्रेणी में आता है अपने कागज, ठीक है। फिर देखो चारा, लकड़ी, जूट, ये सारे किस में आ जाएंगे, ए श्रेणी में आ जाएंगे। इसमें आ जाएगा अपना डीजल, पेट्रोल, और आप दो ही लिख लो, मिट्टी का तेल, दो लिख लो, कोई नहीं। मैंने दो दो उदाहरण दिए हैं, बाकी आप समझ गए हैं कि इसमें जो आग लगेगी वे कागज और चारा, इसमें डीजल, मिट्टी का तेल, और यहाँ पर पेट्रोल, ये आपके इसमें आ जाएगी। फिर इसके अंदर मैं आपको बोलूँ कि सर सी श्रेणी में कैसी होती है, ये भाई सी श्रेणी वाला लिख लो, ये सी श्रेणी की आग। सी श्रेणी में आपके आग जो लगती है वे अपने LPG गैस व अन्य गैसें, अन्य, ठीक है, अन्य गैसों में जो लगने वाली सी श्रेणी में आ गई। श्रेणी डी श्रेणी की जो आग है वह आपके, देखो ये तो आ गई अपने धात्विक पदार्थों आग, धात्विक पदार्थों में आग। और एक यहाँ पर आपके है दूसरी, एक आपके यहाँ पर है दूसरी, जिसका नाम है, मैं आपको बोलूँ कि विद्युत के तारों में आग। विद्युत के तारों में जो आग लगती है वह डी श्रेणी में आती है। धात्विक पदार्थों में जो आग लगती है वह भी आपके डी श्रेणी में आती है। और जो अपने LPG गैसों में जो आग लगती है वह अपने सी श्रेणी में आती है। डीजल में जो आग लगती है, डीजल और मिट्टी, तेल, पेट्रोल में आग लगती है वह अपने बी श्रेणी में आती है। आग जो कागज़ में जो चारा है, जूट है, कपड़ा है, इसमें जो आग लगती है वह आपके ए श्रेणी में आती है। कुछ ज़रा मेरे ख्याल से आपने ये चीज़ें लिखी है, साथ साथ में लिख लो, ठीक है। आगे चलता हूँ, अच्छी तरह से ये चीज़ें याद रखना भाई, एग्ज़ाम पक्की आएगी अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाई आग के प्रकार तो हमने पढ़ लिए हैं, इसके अंदर हम बुझाएंगे कैसे, इसके बुझाने की चीज़ें भाई आगे लिख देता हूँ। इसमें तो आप डाल दो पानी, या आप डाल दो शुष्क मिट्टी, ठीक है, ये शुष्क पाउडर डाल दो, एक बात है, ठीक है। इसमें जाग विधि, जाग विधि से बुझेंगे। जबकि किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ क्रॉस में लिख देता हूँ, ठीक है। किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, या पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये क्रॉस लिखा हुआ है, गोला कर दिया मैंने कि यहाँ पर जाग, डीजल पेट्रोल में कभी आग लगती है जाग विधि से बुझाया जाए, वरना उसका पानी में उपयोग नहीं करें। पानी का उपयोग किया तो जाग, इस विधि में क्या हो जाएगा कि पानी का उपयोग तेल में किया तो तेल बहुत भयानक रूप से और बड़ी आग बढ़ जाएगी, ठीक है। ये और यार का, हाँ, इसमें भाई शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर
और एक इसके अंदर आपका हो जाएगा CO2 से भी आग इसको धात्विक पदार्थों गैस की आग बुझा सकते हो। इसके अंदर देखो किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो इसके अंदर हेलोन गैस का प्रयोग करना चाहिए, और हेलोन गैस बनी हुई किसकी होती है? CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका। और एक इसके अंदर हो जाएगा आपका धात्विक पदार्थों में लगी हुई आग को, देखो ये तो हो गया, और एक हो गया इसके अंदर शोषक पाउडर। शोषक पाउडर। और इसके अंदर भी ये गोला करता हूँ कि इसके अंदर पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी याद रख लेना एग्जाम में कि यहाँ पर भी पानी का प्रयोग नहीं करोगे। तो मेरे ख्याल से ये 4 आग के प्रकार थे। मैंने आपको 4 आग के प्रकार लिखे हैं, अच्छी तरह से आपको याद हो गए। ये श्रेणी का आग, हम इसको सिलेंडर कौन से थे भाई? ये हमारे सिलेंडर होंगे, यानी पानी वाला सिलेंडर होगा, या शुष्क मिट्टी या शुष्क पाउडर का होगा, या झाग प्लाइन विधि का होगा, या शुष्क पाउडर का होगा, यानी यहाँ आपके यहाँ पर आपके CO2 का होगा। यहाँ पर अपने आग के अंदर हेलोन गैस CTC का अपना सिलेंडर यूज करेंगे, और यहाँ पर अपने शुष्क पाउडर का उपयोग करेंगे। या पानी का उपयोग नहीं करेंगे, और B के अंदर पानी का उपयोग भी नहीं करेंगे। 2 जगह पानी का उपयोग नहीं करना है, अदर आप पानी का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। और LPG में तो आप पानी का उपयोग करोगे तो भी आग कैसे बुझेगी? वहाँ आपको ऑक्सीजन सप्लाई यानी स्मूथरिंग विधि से आप इसको LPG गैस रोक सकते हो। वो यहाँ पर सप्लाई अपने क्या कर सकते हो, सिलेंडर का वो, या अपने विधि अपनाकर स्मूथरिंग विधि के माध्यम से LPG की आग को रोक सकते हो। ये थी कुछ आग के प्रकार, और इनमें से कौन सा सवाल उठने के चांसेस रहते हैं। यहाँ एक बार एग्जाम के सवाल पूछा था कि किसी विद्युत के तारों में किसी भी सिलेंडर में लगी हुई या आग को बुझाने के लिए CO2 की सप्लाई को ऑफ कर दी जाती है, O2 की सप्लाई को ऑफ करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कूलिंग आया था, स्ट्राविंग आया था, स्मूथरिंग आया था। तो आप लोग सब करके आओगे स्मूथरिंग होता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ज़रूर इस चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अब देखो आग के प्रकार हो गए। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर प्राथमिक उपचार, ये प्राथमिक उपचार अपने बुकों के अंदर बात करें या सवाल, ये प्राथमिक उपचार से कभी कभी सवाल पूछ भी लेता है। तो प्राथमिक उपचार में आप लोगों को सबसे पहले सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह जोड़ विधि, मुंह से नाक जोड़ विधि, और मुंह अपना कृत्रिम श्वसन विधि, ये जो विधियां हैं वे अच्छी तरह से आपको मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं, जो चीज़ें इनमें नहीं लिखाऊं तो भी आपको याद हो जाएगी। स्मूथ अपने जैसे मैं से बात करूं कि मुंह से मुंह जोड़ विधि सर क्या होती है। देखो मुंह से मुंह जोड़ विधि में क्या होता है, व्यक्ति बेहोश स्थिति में हो जाता है, या उसको किसी प्रकार की चोट लगी है या हाई वोल्टेज का झटका लगा है, वह संवेदनशील होकर नीचे गिरा हुआ पड़ा रहता है, उसके कुछ अपने मसल्स शरीर में कार्य करती है, अदर नहीं करती है। तो इस समय हमें प्राथमिक उपचार देना चाहिए। प्राथमिक उपचार देने के लिए हमें सबसे पहले उसमें क्या करना चाहिए, ये मेरी बात सुनिए। हमें उस समय इस व्यक्ति को खुले वातावरण में ले जाकर लेटाना चाहिए, जिसे उसके साथ दूर से जो भी भीड़ है उसे आपको हटा लेना चाहिए। यहाँ हटाने के बाद में उस व्यक्ति का हाथ और पैर सीधे कर लेने चाहिए। सीधे करने के बाद में उस व्यक्ति के आज अपने उसको मुंह खोलना है, उस व्यक्ति का मुंह खोलना है। मुंह में से नशीली पदार्थ है वह अच्छी तरह से बाहर निकाल लीजिए। मुंह में से नशीले पदार्थ बाहर निकालने के बाद में उसके मुंह के ऊपर रुमाल लगा दीजिए, और मुंह के ऊपर रुमाल लगाने के बाद में हमारे मुंह में अपने हमारे जो हम व्यक्ति को स्वस्थ कर रहे हैं, हम जो व्यक्ति हैं, हमारे शरीर में
फुल हवा का दाब को भर लीजिए। जब हमारे शरीर में हवा के दाब को भर कर उसी व्यक्ति के मुंह में जोर से हवा भरनी है, जिससे वे व्यक्ति वापस होश स्थिति में आ जाए। यह प्रक्रिया मिनट में 10 से बार या 10 से 12 अपने 1 मिनट में 10 से 12 बार या 15 बार ये मिनट में ये प्रक्रिया करनी है। ये कंडीशन 1 मिनट में नहीं उसके लिए लागू होती है तो मान लीजिए वह समय सीमा और बढ़ा सकते हो, जब तक व्यक्ति कोशिश रहे कि वे व्यक्ति होश में आ जाए। अपनी कोशिश यह है कि अपने को ये उपचार जब करना है जब व्यक्ति के पास मान लो घटना हाथों हाथ हो, वहाँ अपने डॉक्टर आने में, डॉक्टर के पास जाने में, एम्बुलेंस आने में, गाड़ी आने में बहुत समय लगता है, उस समय मुंह से मुंह जोड़ विधि का उपयोग करना है। वहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि मुंह के ऊपर रुमाल लगाएं। रुमाल नहीं लगाने से मरीज के शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां है तो हमारे शरीर में भी वे जा सकती है, हमें भी वे डैमेज कर सकती है। मेरे ख्याल से मुंह से मुंह जोड़ विधि आपने सुनी होगी तो भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको PDF के माध्यम से वह भी लिख भेज दूँगा। देखो, फिर मैं आपसे बहुत आगे कहता हूँ कि सर सैफर विधि। सैफर विधि के में क्या होता है कि व्यक्ति के वह सीने के बल लेटा दिया जाता है और सैफर विधि में उस व्यक्ति के पीठ के ऊपर छाले पड़ जाते हैं। वहाँ उस व्यक्ति को ठीक करने की विधि को सैफर विधि कहते हैं। वे कैसे करना है, आप वो किसी व्यक्ति को मान लो पीठ जली हुई है, उसको सीने के बल लेटा दो और उसके हाथों को सीधा कीजिए, आधी मुट्ठी खोलिए और हमें उसका जो सिर है थोड़ा सा ऊपर रखें। सिर ऊपर रखने के बाद में हमें वीर अवस्था में पीछे बैठना है। वीर अवस्था में बैठकर उसके से आदमी के जो पीड़ित होता है उसके हाथों को ऊपर 1 मिनट में 10 से 12 बार करें, जिससे क्या होगा कि शरीर में ऑक्सीजन जाएगी और व्यक्ति वापस सचेत होने के संकेत बढ़ जाते हैं। ऐसी ही विधि वह है जिसमें बोलता हूँ मैं सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति का सीना जल जाता है, पीठ सी रहती है और उसको व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। वही सेम भी विधि है। ये भी व्यक्ति को वीर्य अवस्था में बैठकर हाथों की आधी मुट्ठी खोलकर मिनट में 10 से 12 बार ये प्रक्रिया करेंगे तो भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। फिर मैं आपको विधि कहता हूँ अपने मुंह से नाक जोड़ विधि। हमारे गाँव और क्षेत्रों में मैंने देखा है और सुना भी है कि जब हमारे जबड़े जुड़ जाते हैं और नाक के माध्यम में व्यक्ति श्वसन सांस लेता है, उस समय व्यक्ति के मानसिक स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हो सकती है। या आप इस व्यक्ति को बचा कैसे सकते हो, तो उस समय व्यक्ति को हमें जबड़ा खुलता नहीं है, जिसको हम गांव में बोलते हैं दांत जुड़ना। यहाँ इस व्यक्ति को बचाने के लिए हमें सबसे पहले उस व्यक्ति का जबड़े को अच्छी तरह से कैसे खोलेंगे। जबड़ा खोलने के लिए सबसे पहले हम उस व्यक्ति का नाक को अच्छी तरह से साफ कर लें। नाक को साफ करने के बाद में उसके ऊपर रुमाल लगा दीजिए। रुमाल के माध्यम से अपने को मुंह में, अपने शरीर में फुल हवा मुंह में भरनी है और वहाँ से उस नाक के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में हवा भरनी है। उसमें हवा भरने से व्यक्ति के मुंह खुल जाता है और अपना मुंह हवा भरने के बाद में जस्ट वापस हटा लेना है। और जैसे ही व्यक्ति को यह प्रक्रिया जब शरीर में श्वसन क्रिया जाती है तो वह अपने सचेत प्रक्रिया में आ जाता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार करें और यह हो जाए कि हमने 1-2 बार ये प्रक्रिया की और व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, आंखें खोल दिए, तो ये प्रक्रिया रोक दें। आगे मैं बात करूं कृत्रिम श्वसन विधि। यह विधि आपको प्राथमिक उपचार जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ डॉक्टरों के पास ये चीज़ें मिलेगी। डॉक्टर ये मुँह से मुँह जोड़ विधि नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं कि उनके पास ये अपने यंत्र है, इनके मशीनरी है, इनके माध्यम से व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, यानी वापस होश में ला सकते हैं। हमारे पास ये मुंह से मुंह जोड़ विधि करने का ये लक्ष्य है कि हमारे पास किसी प्रकार की मशीनरी नहीं है और हमारे पास उस सिचुएशन के अंदर हम लाए कहाँ से। तो हमें कृत्रिम श्वसन विधि में क्या होता है,
कि एक बॉल लगा होता है, वह व्यक्ति के बेहोश व्यक्ति के मुंह के ऊपर लगाया जाता है और पीछे एक बॉल्स होती है रबड़ की, उसको दबाया जाता है। उसके बॉल्स के अंदर हवा एकत्रित होती है और उसको दबाने के बाद में दबाने से वह हवा उस पाइप के माध्यम से उसके व्यक्ति के मुंह में जाती है। उसके ऊपर एयरवे होता है जिसकी हवा क्या होती है और जो CO2 शरीर में से निकलती है वह वातावरण में चली जाती है और शुद्ध हवा उसके शरीर में जाती है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, वापस होश में आ जाता है। ये प्रक्रिया आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हो, कोई बेहोश व्यक्ति होता है, उस समय आप कहते हो कि यहाँ पंप या किसी प्रकार के उसको छाती दबाना या पंप के माध्यम उसको होश में लाना, ये प्रक्रिया वहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपने सुनी भी होगी तो भी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। मैं बात करता हूँ आगे, इसी के आगे कड़ी में हम टॉपिक पढ़ते हैं, जस्ट आगे हम चीज़ लिखेंगे नई। देखो यहाँ कहता हूँ कि जो अपना देखो मैं यहाँ अपने यहाँ शरीर का प्रतिरोध लिखूंगा मैं, देखो शरीर का प्रतिरोध लिखूंगा और यहाँ पर त्वचा की स्थिति, यहाँ त्वचा की स्थिति और यहाँ लिखेंगे अपना शरीर का प्रतिरोध। देखो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आपका शुष्क शरीर है, आपका शुष्क शरीर है तो उस समय उसका प्रतिरोध कितना ओम होगा, तो आप लोग समझदार हो कि शुष्क शरीर का जो प्रतिरोध, ये भी डाटा याद रखना, 100 किलो ओम से 600 किलो, ये पीछे वाले पेपर में सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये डाटा साथ साथ में लिख लीजिए। फिर मैं कहता हूं कि अपने पास में गीली त्वचा है, अपने पास किसी व्यक्ति की गीली त्वचा है तो वहाँ पर अपने पास में किसी प्रकार के व्यक्ति के शरीर को कैसे बचाएंगे, वहाँ पर आपने लिखने का प्रयास करेंगे कि उसका प्रतिरोध 1000 ओम होता है। मैं कहता हूँ किसी शरीर के अंदर का प्रतिरोध, तो आप बोलोगे सर शरीर के जो अंदर का प्रतिरोध होता है वे आप स्पष्ट लिख लीजिए 200 ओम से 400 ओम। मैं कहता हूँ आप लोगों को कान का प्रतिरोध तो आप लिख लोगे 100। ये थे हमारे शरीर के जो त्वचा के जो प्रतिरोध होते हैं उसमें बताया मैंने। और गीली त्वचा अपने नारे हैं उस समय हमारा प्रतिरोध, हमारे भीगा हुआ शरीर स्वस्थ आदमी का प्रतिरोध भी 1000 ओम होता है। शुष्क शरीर सूखा हुआ शरीर का प्रतिरोध 1 किलो ओम से 600 किलो ओम होता है। और यह हमारे शरीर के अंदर का प्रतिरोध जो होता है 200 ओम से 400 ओम होता है। कान से कान का प्रतिरोध जो 100 ओम होता है। मेरे ख्याल से ये डाटा आप लिख लिया होगा, ये डाटा भी नोट करो। इस डाटा से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है और हम कुछ चीज़ें इससे सीखते भी हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, एग्ज़ाम में 100% आती है, आपको ये नोट कर लीजिए। देखो मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने शो की है, यहाँ पर आप समझने का पूरा प्रयास करें। बेसिक लाइफ सपोर्ट,
यहाँ अपने को लाइफ के अंदर इन बेसिक चीज़ों का सपोर्ट कैसे मिलता है, उन चीज़ों को हम किस प्रकार से इनको याद रखेंगे। आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर याद रखें, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। यहाँ क्या है, DRABC, यानी यहाँ सबसे पहले बेसिक लाइफ में सपोर्ट डेंजर जहाँ लिखा हुआ है, डी का मतलब डेंजर, उस चीज़ों को आपको याद ध्यान रखना है। रेस्पॉन्स जहाँ पर अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटी रखती है वहाँ पर अपने स्वयं को रखनी है। एयरवे और ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये बात से जो अपने बेसिक जो सपोर्ट होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, इन चीज़ों को हमें क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें दूर करना स्थिति में उस व्यक्ति को हम 30 मिनट का जो गोल्डन टाइम होता है उस समय हम व्यक्ति को बचा सकते हैं। इसलिए प्राथमिक उपचार में जैसे जब गोल्डन अवधि को हमें 30 मिनट से कम है कम उसको बचाने के लिए प्रयास हम इन बेसिक लाइफ सपोर्ट से कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि प्राथमिक उपचार के समय जैसे आंतरिक चोटें आने के लिए आने के बाद में उसको राहत अपना जो पालन करना, और वहाँ पर उससे पहले जैसे मान लो ये अपनी ये महत्वपूर्ण क्रिया, जैसे आपके सामने मैंने बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS लिखा हुआ होगा, यहाँ पर इन चीज़ों का मतलब ये होता है। यहाँ पूछेगा कि ABC, यानी ए का क्या है, एयरवे यानी हवा आनी चाहिए व्यक्ति को, या सर्कुलेशन बन रहा है या नहीं, उसके हवा के शरीर में जा रही है। ब्रीथिंग किस प्रकार का आप वहाँ पर व्यक्ति हैं, सीधे किस प्रकार से है, वहाँ पर पूरी ये प्रक्रिया यहाँ पर इसमें डिटेल्स करनी है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अपने ये जो PPE होता है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी इक्विपमेंट होता है, जिसमें हमें क्या करता है कि कुछ चीज़ें जो चोट लगती है उससे पहले हमारे जो शरीर के ऊपर जैसे हेलमेट हो गया, दस्ताने हो गए, उससे हम बचाव मिलता है। जो हम पे जो होते हैं PPE, जो PP किट जो किट होते हैं वे भी हमारे क्या कर रहे हैं, वे भी हमारे पास में सुरक्षा ही कर रहे हैं। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो ये होते हैं PPE हेलमेट, हमारे PPE 1 है, इसके अंदर सिर्फ हेलमेट आएगा। PP2 के अंदर सुरक्षा के जूते आएंगे। PPE 3 के अंदर अपना रेस्पिरेटर जो अपने मुंह के ऊपर जो लगाया जाता है श्वास वाला वह होगा। और PPE 4 फाइबर का दस्ताना आएगा। PPE 5 सुरक्षा चश्मे आएंगे। PPE 6 जैकेट आएगा। PP 7 या PP 7 के अंदर कान की सुरक्षा आएगी। और PP 8 के अंदर ये भी लिख लेना अपना जो सेफ्टी बेल्ट आएगा। तो यह डिटेल भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए जो एग्ज़ाम में पक्की आएगी। अब मैं आपसे 2 चीज़ें और लिखूंगा, फिर इसी के साथ में इस क्लास को ये होल्ड करूंगा। देखो और 2 चीज़ें क्या है, एक तो रंग है इधर और यहाँ है आपका सिलेंडर। ये सिलेंडर। अब देखो मैं कहता हूँ जिसके अंदर लाल रंग हो, लाल रंग का कोई भी सिलेंडर हो, उसकी पट्टी का रंग लाल हो, तो वह सिलेंडर आप लोग स्पष्ट बोलोगे कि सर वह अपना जल का सिलेंडर है। क्या है? जल का सिलेंडर है। आप स्पष्टली बोल दोगे, यानी आप जिसके लाल पट्टी का कलर का जो सिलेंडर है उसका जो है वह जल का सिलेंडर है, यानी उसमें क्या भरा हुआ है? जल। फिर उस पट्टी का रंग लाल की जगह काला आ जाए तो आप बोलोगे सर वह तो अपना CO2 है। आपसे ये भी पूछ ले कि जिस पट्टी का रंग क्रीम कलर आ जाए, जिस पट्टी का रंग आपके सामने क्रीम कलर का आ जाए, क्रीम कलर के जो सिलेंडर होते हैं वे आपके ये होते हैं, सीधे सीधे देखो कि ये अपने झाग प्रकार के कैलेंडर जो सिलेंडर होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ झाग प्रकार,
ये पट्टियाँ याद रखना। जिस सिलेंडर के ऊपर पट्टी का रंग पीला हो, ये आप बताओ, सोचो। जिसके ऊपर पट्टी का रंग पीला हो वह सिलेंडर कैसा होगा? तो आप बोलोगे द्रव्य रसायन। जिस पट्टी का रंग लाल हो वह जल वाला सिलेंडर होगा। जिस पट्टी का रंग काला हो उस पट्टी का रंग CO2 सिलेंडर होगा। जिस पट्टी का रंग क्रीम टाइप हो वह झाग प्रकार का होगा। जिसका पीला टाइप हो वह द्रव्य रसायन होगा। ये डिटेल भी लिख लें, अपने को सिलेंडर पहचानने में सहायता होगी। ठीक है, ये भी कॉपी में नोट ऊपर लिख ले, सिलेंडर की पहचान करें। ऊपर इसके ऊपर लिख ले, सिलेंडर की पहचान करें। ख्याल से ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखो हेलमेट बता दिए, सुरक्षा सावधानी बता दी, और आपको यहाँ एक चीज़ें और भी बता देता हूँ कि हमारे शरीर में देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आपको और लिखा देता हूँ कि यहाँ मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर जो hमारे शरीर में करंट जाता है वहाँ पर व्यक्ति सावधान हो जाता है, वहाँ पर व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशील का मतलब है उसको पता ही नहीं चलता 1 मिली एम्पियर में, यानी व्यक्ति को 15 से 20 मिली एम्पियर तक जाता शरीर में करंट जाता है तो उसको क्या नहीं लगता, यानी उसको झटका भी नहीं लगता। उसको स्पष्ट ये लिखे हैं कि उस व्यक्ति को यानी सुरक्षित विद्युत धारा का मान है, यानी 15 से 20 मिली एम्पियर लिख देता हूँ। यह व्यक्ति क्या है, सुरक्षित है, इसमें कोई विद्युत का झटका नहीं लगेगा। 1 नंबर 2 नंबर, फिर मैं 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद में आप चीज़ लिखो कि भाई 1 नंबर मिली एम्पियर, ठीक है, 20 मिली एम्पियर मैं आपको विद्युत महसूस होगी, विद्युत का झटका। देखो विद्युत का झटका या विद्युत का झटका लगेगा 20 मिली एम्पियर में। फिर आप देखो कि यहाँ पर आपके शरीर के अंदर ये मिली एम्पियर लिख लेना, 50 मिली एम्पियर शरीर में करंट चला गया तो हृदयघात होगा, यहाँ हो जाएगा हृदयघात। ठीक है, 5 नंबर में आप लिखोगे, मैं इसको 1000 मिली एम्पियर लिख दूं या मैं 1 एम्पियर लिख दूं, उस सिचुएशन में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। देखो मेरे ख्याल से आप लोगों को, देखो ये मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में शरीर में हमारे करंट जाता है तो हमारे शरीरों को ये संवेदनशील रहती है। 15 से 20 मिली एम्पियर जाता है हमारा शरीर सुरक्षित है, और 20 मिली एम्पियर में विद्युत का झटका लगता है, और 50 मिली एम्पियर में हृदयघात होता है, और 100 मिली एम्पियर में व्यक्ति की मौत हो जाएगी। ठीक है, ये अपने थी टॉपिक नंबर 1, जिसमें इलेक्ट्रिशियन के सभी छात्रों को 2 ही वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिशियन का पहला टॉपिक की वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी है। ज़रूर देख लीजिए, सवाल और एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल ज़रूर टपकेगा, इसलिए आप लोगों को पहले बता देते हैं कि ये डाटा अपने कॉपी में नोट कर लेना है, साथ साथ में लिखना भी है, जिससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी।